मैं डॉक्टर के वेणुआचारी शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट और ईसीजी डिस्कस करूंगा। यह एमएससी 4th सेमेस्टर पेपर 1 यूनिट 3 का दूसरा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमें ये जानना है कि रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है। आप जानते हैं कार्डियक साइकिल रक्त परिवहन तंत्र का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट का अध्ययन किया है। ये हृदय और उसकी कार्यकी से संबंधित है। आपको पता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है एक मॉडिफाइड वेसल है, आर्टरी है, जो मीजोडर्म से व्युत्पन्न हुआ है। मीजोडर्म से उत्पन्न होने की वजह से इसकी विशेषता मीजोडर्मिक होता है और यह मायोजेनिक हार्ट है, अर्थात मसल्स के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। विद्यार्थियों, हमारा हृदय मसल्स के अलावा हार्मोन्स, वेगस नर्व, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। आप जानते हैं ये 4 कक्षी होता है, 4 चैम्बर्ड होता है और इनमें डबल सर्कुलेशन अर्थात द्विपरिसंचरण होता है, जिसके अंतर्गत सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जोड़ा गया है। अगर आप एक हृदय को देखेंगे तो आपके शरीर, आपके हाथ की जो मुट्ठी होती है उसके बराबर आपका हृदय होगा। एक दुबले पतले व्यक्ति का भी मुट्ठी अगर बड़ा बनता है अपेक्षाकृत, तो उतना ही बड़ा हृदय उसके शरीर में पाया जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, कार्डियक साइकिल को समझने के लिए हृदय की आंतरिक संरचना को समझना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपके इसके हिस्टोलॉजी पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे पेरिकार्डियम हमने यहाँ पे लिखा है। ये पेरिकार्डियम हृदय की बाहरी आवरण है, एक लेयर है जो एपिथेलियल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद मायोकार्डियम एक मस्कुलर लेयर होता है जो कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है और मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए मायोकार्डियम ही उत्तरदायी होता है। इसके अलावा इसकी आंतरिक सतह पर एक एंडोकार्डियम होता है जो एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से रक्त से जुड़ा होता है, रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है। इस प्रकार ये पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम हृदय के बाह्य और आंतरिक लेयरों का समूह है। आप जानते हैं इसके 4 कक्ष होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ऑरिकल मतलब अलिन, वेंट्रिकल मतलब निलय। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है, जो पट होता है, उसे हम ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसी प्रकार दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो पट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। इसी प्रकार इसके शरीर में कुछ वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स आप जानते हैं मुख्य रूप से अर्धचंद्राकार होते हैं जो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड के लिए को रोकने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात रक्त विपरीत दिशा में नहीं बहे, इसकी रोकथाम के लिए वॉल्व्स होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। विद्यार्थियों, इसको ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि ये कार्डियक साइकिल में महत्वपूर्ण रूप से प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो अशुद्ध रक्त के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। विद्यार्थियों, बाइकस्पिड में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, आप जानते हैं। मैं डबल सर्कुलेशन पे आता हूँ, पहले वॉल्व डिस्क्राइब कर लूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पल्मोनरी वेन आकर खुल रहा है लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होता है जो शुद्ध रक्त जब आता है लेफ्ट ऑरिकल में तो उससे वापस जाने से रोकता है। इसी प्रकार प्रीकेवल या एंटीरियर वेना कोवा में 2 वॉल्व होते हैं जिसे हम थिबिशियन वॉल्व या एबिशियन वॉल्व कहते हैं।
थिबिसन वॉल कोरोनरी आर्टरी से जुड़ा होता है, इसलिए सेबेसियन वॉल भी मैमल्स में कहा जाता है। अन्य जीवों में इसे कॉमन रूप से थिबिसन वॉल ही कहते हैं। पोस्ट केवल जो पोस्टीरियर वेना कोवा आकर खुलता है वहां पे यूस्टेशियन वॉल पाया जाता है। इस प्रकार ये तीनों ही वॉल शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेकर राइट ऑरिकल में आते हैं। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, वहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रक्त शुद्ध होने के लिए लंग्स में चले जाते हैं। इस प्रकार वॉल्व्स के अतिरिक्त इसमें कुछ और विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो डबल सर्कुलेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। आपको पता है हृदय को रक्त प्रवाहित करने के लिए एक कोरोनरी आर्टरी आती है। कोरोनरी आर्टरी फर्दर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में भिन्नित हो जाता है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होता है उसमें वह पूरे मनुष्य को हम ले, पूरे मनुष्य प्रजाति को ले तो पूरे मनुष्य प्रजाति के 20% लोगों में ही राइट कोरोनरी आर्टरी रक्त प्रवाहित करती है पूरी तरह से वेंट्रिकल में। अगर हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो लगभग 50% मनुष्य प्रजातियों में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पूरे वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। अन्य 30% मनुष्यों में लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी संयुक्त रूप से पूरे वेंट्रिकल को रक्त प्रवाहित करती है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 50% रक्त प्रवाहित करती है, 50% मनुष्यों का रक्त प्रवाहित करती है। इसका तात्पर्य यह है प्रीडोमिनेंटली ये ज़्यादा काम करती है, दोनों काम करते हैं परंतु 50% लोगों में ये ज़्यादा काम करती है, 20% लोगों में ये राइट कोरोनरी आर्टरी ज़्यादा काम करती है। अन्य मनुष्यों में दोनों ही सामूहिक रूप से काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हृदय की कार्यकी के पार्ट है, इसे हमको ध्यान रखना है। हम हृदय की कार्य की आंतरिक संरचना को समझने के पश्चात डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं, तत्पश्चात हम कार्डियक साइकिल के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है डबल सर्कुलेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन अर्थात शुद्ध रक्त का प्रवाह। शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है आपको पता है। अगर हम संक्षिप्त रूप से इसका डेफिनेशन दें, परिभाषा दें, तो इसे कहेंगे कि लेफ्ट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक का जो रक्त प्रवाह है उसे शुद्ध सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक का जो राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक का जो प्रवाह है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अगर आप इसे फर्दर क्लैरिफाई करें तो आपको पता है पल्मोनरी वेन से शुद्ध रक्त आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से ये रक्त पूरी तरह से यहाँ से निकलकर लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा से निकलकर पूरे शरीर को रक्त प्रवाहित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनुष्य में सिर्फ लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा रहता है, तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा। इसी के ब्रांचेस पूरे शरीर में पाए जाते हैं। मनुष्य में राइट सिस्टमिक एओर्टा नहीं होता, पक्षियों में केवल राइट सिस्टमिक एओर्टा होता है, लेफ्ट नहीं होता। और अगर पीछे जाएं हम रेप्टाइल्स में तो लेफ्ट और राइट सिस्टमिक एओर्टा होता है। इसी से आप जो दिख रहे हो कोरोनरी आर्टरी और वेन ये निकले हुए हैं। और जो यहाँ पे जब आ गया लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टा से जब पूरे शरीर में रक्त डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कलेक्शन जो है एंटीरियर वेना कोवा शरीर के ऊपरी भाग से अर्थात मस्तिष्क से, क्लेविकल रीजन से ये रक्त लेकर आता है और यहाँ पे राइट ऑरिकल में डाल देता है। इसी प्रकार यूस्टेशियन वॉल की मदद से या पोस्टीरियर वेना कोवा की मदद से अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल की मदद से राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ से ये रक्त निकलकर सीधे लंग्स में शुद्ध होने के लिए रक्त चला जाता है। इस प्रकार लंग्स से जब पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट ऑरिकल में रक्त आता है तो ये डबल सर्कुलेशन पूरा होता है। चूंकि हृदय में ये 2 बार रक्त प्रवाहित होता है इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्डियक साइकिल में किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो
अगर आप इसे ध्यान से देखें इस चित्र को, इसी चित्र में हम समझेंगे कार्डियक साइकिल, हृदय की कार्य की। आप जानते हैं कि दोनों प्री केबल्स के पास यहाँ पे एक साइन है जिसे पेसमेकर कहते हैं, ऐसे नोट कहते हैं, हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं, ब्रेन ऑफ द हार्ट कहते हैं। इसी में इम्पल्स जनरेट होता है, यहीं से इम्पल्स जनरेट होता है, जिसका जो इम्पल्सेस होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं। इसीलिए अगर हम हृदय को शरीर से बाहर भी निकाल दें तो भी इसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, ऐसे नोट कार्यशील होता है। आपको पता है जब ऐसे नोड में डीपोलराइजेशन होता है तो इससे इम्पल्सेस निकलते हैं और ये इम्पल्सेस 70 के लगभग प्रति मिनट इम्पल्सेस निकलते हैं और उन्हीं में से कुछ इम्पल्स एवी नोड कैच कर लेता है। अब एवी नोड जब इसे कैच करता है तो एवी नोड फिर से इसे कैच करके आगे की ओर इम्पल्सेस जनरेट करता है, जिसकी संख्या 40 से 60 इम्पल्सेस पर मिनट होते हैं और ये इम्पल्सेस आगे जाकर बंडल ऑफ हिस को सर्कुलेट की जाती है। बंडल ऑफ हिस नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पैरेलली पूरी तरह से फैले होते हैं और बंडल ऑफ हिस आगे जाकर पुरकिंजे फाइबर को अपने इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसे खोज किया था। ये पूरी तरह से वेंट्रिकुलर वॉल में फैले होते हैं और ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने दो चीज़ें बताई, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड को मैंने बताया कि ये पेसमेकर है और इसमें डीपोलराइजेशन की वजह से ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल लगभग 1 सेकंड का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्लड है ऑरिकल से वेंट्रिकुलर में प्रवाहित कर दी जाती है। इसी प्रकार जब एवी नोड में डीपोलराइजेशन होता है, जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, लगभग 3 सेकंड का होता है। ये जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के परिणाम स्वरूप बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर की मदद से जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड फिर सिस्टमिक एओर्टा से पूरे शरीर को रक्त प्रवाहित कर दी जाती है। ये लेफ्ट पार्ट की बात है और राइट पार्ट की बात जो है लंग्स में जाकर रक्त शुद्धिकरण के लिए दिया जाता है। इस प्रकार ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं, 0.1 सेकंड का होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाता है, एवी नोड से नियंत्रित होता है, ये 0.3 सेकंड का होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ऐसे नोड में डीपोलराइजेशन होता है, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रक्त ऑरिकल से वेंट्रिकल में जब आता है तो एक साउंड उत्पन्न होता है जिसे लब्स कहते हैं। यह एक हार्ट साउंड है। इसी प्रकार जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है एवी नोड के डीपोलराइजेशन की वजह से, तो रक्त पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और लंग्स में शुद्धिकरण के लिए जाता है। उस समय एक विशिष्ट प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है जिसे डब साउंड कहते हैं। लब और डब हार्ट के साउंड हैं। इसी को हम इस चैप्टर में इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो लब एंड डब साउंड हार्ट साउंड है जो क्रमशः एसए नोड एवं एवी नोड के कॉन्ट्रैक्शन से उत्पन्न होते हैं और यह ब्लड सर्कुलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। इस प्रकार दोनों जब डीपोलराइज हो जाते हैं उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होता है, जिसका समय लगभग 0.4 सेकंड का होता है और पूरा हृदय रिलैक्स हो जाता है, दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकुलर, जिसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं और ये 0.4 सेकंड का होता है। इस पूरा कार्डियक हृदय की कार्यकी जो है, कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकंड में संपन्न होता है। इसी साइकिल को हम इस ग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने पूरा बताया, कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। ए ऑरिकुलर सिस्टोल, बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल और सी जो है जॉइंट डायस्टोल। तो विद्यार्थियों फिर से हम इसको देखेंगे, इसी पॉइंट्स को हमको हाईलाइट करना है। ऑरिकुलर सिस्टोल क्या है? ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन। ये क्यों होता है? ये ऐसे नोड के डीपोलराइजेशन की वजह से होता है और 0.1 सेकंड का होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पूरे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑरिकल से वेंट्रिकुलर में ब्लड
प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लब नामक हार्ट साउंड उत्पन्न होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आएंगे हम। ये जो पार्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकंड का होता है, इसके परिणाम स्वरूप एवी नोड में डीपोलराइजेशन होता है। परिणाम स्वरूप इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिस्म से के माध्यम से पुरकिंजे फाइबर तक जाते हैं और पुरकिंजे फाइबर्स पूरी वेंट्रिकुलर वॉल पे फैले होते हैं और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सिस्टेमिक एओर्टा से पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से रक्त शुद्धिकरण के लिए जाता है। इस प्रकार वेंट्रिकुलर सिस्टोल का अत्यधिक महत्व है शरीर में डबल सर्कुलेशन के रेफरेंस में। अब पूरी तरह से ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस के बाद सिस्टोल के बाद एक डायस्टोल स्टेज आता है जो पूरे आधे समय के लिए है। आप देख रहे हैं ये 0.4 सेकंड का होता है। इसमें पूरा हृदय रेस्ट करता है और उसके पश्चात हृदय रेस्ट के बाद फिर से ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार यह क्रमशः चलते रहता है, इसलिए इसे हम कार्डियक साइकिल की संज्ञा देते हैं। विद्यार्थियों, कार्डियक साइकिल हार्ट साउंड के बाद अब हम चलते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी जो है इथोवैन नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। यह एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मतलब हृदय के सामान्य स्पंदन की स्थिति में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो स्पंदन को मापते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का विस्तृत अध्ययन इथोवैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप जानते हैं जैसे हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से नापते हैं, है ना, और इसके लिए फोनोकार्डियोग्राम यूज होता है। उसी प्रकार ईसीजी के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आप देखेंगे कि इसमें PQRST वेव्स उत्पन्न होते हैं। वेव्स जो हैं आप देख रहे हैं, एक अपर डिफ्लेशन है और कुछ लोअर डिफ्लेशन है। तो अपर डिफ्लेशन में PRT आते हैं और लोअर डिफ्लेशन में Q और S आता है। इसे हम समझेंगे। एक्चुअली में P क्या है? P जो है डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड है। डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड मतलब फिर से आप कार्डियक साइकिल या हृदय की कार्यकी में जाएंगे तो समझेंगे कि जो ऑरिकुलर सिस्टोल है 0.1 सेकंड का, उसी का जो प्लॉट होता है वो P में रिप्रेजेंट होता है। तो P को हम लिख सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड, जो पर मिनट 70 to 80 टाइम्स एग्जिबिट करता है। इसी प्रकार QRS जो होता है यह है डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड है। एवी नोड मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, 0.3 सेकेंड समय जो लेता है, इसे हम डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड भी कहते हैं या QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। P को वेव कहते हैं, QRS को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कई वेव्स सम्मिलित हैं। अब इसके पश्चात एक T आ रहा है, देख रहे हैं आप, P के अपेक्षाकृत छोटा है और फिर से ये PQRS आगे बढ़ते जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में का अंतिम पद जो है T है, ये कुछ नहीं है, ये जॉइंट डायस्टोल की प्रक्रिया है, जो रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया है। मतलब फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में आने की पहले की स्थिति है और ये रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज तब आता है जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हम रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकुलर स्टेज कहते हैं या इसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आप इन वेव्स की एबनॉर्मलिटीज़ का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति का P इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, डिप्लेशन जो है हाइपर हो जाता है, मतलब ये सामान्य वेव है, इससे अगर बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऑरिकल्स में प्रॉब्लम है, इसके ऑरिकल्स के वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है। अगर P और Q बढ़ जाता है, Q इनलार्ज हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि जो आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व काम नहीं कर रहे हैं, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और
डिपोलराइजेशन पेस मेकर में भी प्रॉब्लम है तो भी पी जो है हाइपर डिप्लेशन शो करता है या लोअर डिप्लेशन शो करेगा। इसी प्रकार अगर आर इनलार्ज हो जाता है, हाइपर या हाइपो हो जाता है, तो ये शो करता है कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है उसका एबनॉर्मल फंक्शन है। इसी प्रकार अगर एस की का आकार बढ़ जाता है या घट जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वेंट्रिकुलर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें प्रॉब्लम है, उसका जो पंपिंग मेथड है वहां पे इफेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार अगर डी में प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट रेस्टिंग स्टेज में पुनः समय पे नहीं आ पा रहा है, अर्थात हृदय की गति प्रभावित हो रही है। इस प्रकार ईसीजी के माध्यम से हम हृदय स्पंदन को सामान्य रूप से समझ सकते हैं और उसकी असामान्य स्थिति में कहाँ पे समस्या है इसकी जानकारी लेते हैं। विद्यार्थियों, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको डॉक्टर एबनॉर्मलिटीज के केस में ब्लड टेस्ट करने का सजेशन देता है और इस सजेशन में वो ये पता चल जाता है उसे कि किस प्रकार का प्रॉब्लम है। उसके अलावा कुछ टेस्ट कराने के लिए जब भी बात आती है, हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको ईसीजी कराने अवश्य भेजता है। तो ईसीजी के दौरान वो यही फ्लो चार्ट्स को देखकर, PQRST की पोजीशंस को देखकर आपकी हृदय की असामान्य स्थिति को भांपता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, आज के चैप्टर में इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद।